आइए जानते हैं सपोर्टिव सुपरविज़न ऐप में कितने पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्सों के क्या जवाब एंटर किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सपोर्टिव सुपरविज़न में 6 भाग होते हैं और उनमें क्या क्या प्रश्न होते हैं, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कृपया उस कक्षा का चयन कीजिए जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारी कक्षा है वो 1 से 5 तक हैं और यहाँ पर हमारी कक्षा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, या फिर 1 और 2 हो सकती है, या फिर कक्षा 3 और 4 हो सकती है, या फिर 3, 4, 5 एक साथ हो सकती है, या फिर हमारा अन्य विकल्प यहाँ पर चुना जा सकता है। देखिए, अब दूसरा हमारा प्रश्न है, आप किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं। जो आपका विषय है वो क्या है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, हमारा परिवेश है, या फिर अन्य कोई विषय है। तो यहाँ पर हमें उसका जवाब देना होता है। अब देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या प्रिंट सामग्री का प्रदर्शन कक्षा की दीवारों पर किया गया है। यहाँ पर हमारे 5 विकल्प हैं, उनमें से हमें एक चुनना होगा। सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है, या सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है पर बच्चों की दृष्टि स्तर पर नहीं है। तीसरा हमारा है, कुछ समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। चौथा है हमारा, कुछ सामग्री का प्रदर्शन किया गया है पर वह कक्षा के अनुरूप नहीं है। पांचवा है हमारा, कोई सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया है। इससे आगे हमारा प्रश्न है, क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं। यह शिक्षण योजना शिक्षक द्वारा तैयार की गई भी हो सकती है एवं सहायक पुस्तक में दी गई भी हो सकती है। देखिए, इसका हमें यस और नो में आंसर देना होता है, तो यहाँ पर हमें यस और नो सेलेक्ट करना होता है। देखिए, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा 5वां प्रश्न है, यहाँ पर क्या शिक्षण योजना पाठ योजना में यह स्पष्ट है कि कौन से शिक्षण संबंधी परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम पर आधारित है। तो इसमें हमें क्या करना है, यस और नो करना है। लेकिन यस हमें कब करना है, शिक्षक ने त्रिकोण को पढ़ाने के लिए नीचे दिया गया लर्निंग आउट चुना है, जैसा कि इसमें उदाहरण में दिया गया है, और बच्चे 2D आकारों के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। और अगर नहीं है तो उसमें देखिए क्या हो सकता है, शिक्षक ने केवल त्रिकोण पढ़ाने के लिए चुना है पर स्पष्ट नहीं किया है कि बच्चे त्रिकोण के संबंधित कौन से लर्निंग आउटकम को सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें लगता है कि वो यस है तो यस करेंगे और नहीं लगता है तो नो करेंगे। अब इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, क्या यह शिक्षण योजना सभी अधिगम स्तरों के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें यस या नो 2 विकल्प हैं, तो यहाँ पर हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, उससे आगे हमारा प्रश्न है, इस पाठ के लिए शिक्षक द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की योजना तैयार की गई है। पठन अभ्यास, या फिर मौखिक अभ्यास, या फिर पाठ्य पुस्तक, या फिर कार्य पुस्तक, या फिर अन्य। अब इससे हम नीचे चलते हैं। देखिए, हमारा 8वां प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में किस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक दी गई है, आधारशिला दी गई है, ध्यानाकर्षण दिया गया है, शिक्षण संग्रह दिया गया है, शिक्षक मैनुअल दिया गया है, या फिर कोई अन्य। अब इससे आगे देखिए, हमारा प्रश्न है, क्या शिक्षक द्वारा प्रयुक्त TLM जैसे कहानी की किताबें आदि शिक्षण प्रक्रिया में सहायक एवं प्रासंगिक हैं। इसमें क्या है, किट किताबें और TLM बच्चों को सुलभ होने चाहिए, अलमारी में बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यस या फिर नो हमें करना होता है, या फिर इस पार्ट में किसी TLM की आवश्यकता नहीं है, हम इस पर भी इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा इससे आगे हमारा प्रश्न है, आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे। इसमें देखिए विकल्प कौन कौन से दिए हुए हैं, सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षक एवं सहपाठियों से सवाल जवाब कर पाते हैं, केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में बढ़कर भाग लेते हैं, अधिकांश बच्चे केवल पूछे जाने पर ही प्रश्न उत्तर देते हैं। अब तीसरा हमारा विकल्प है, इसमें अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, अध्यापक से डरते हैं। यहाँ पर ये 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें एक विकल्प का चयन करना होता है। अब देखिए, इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इससे आगे हमारा पॉइंट है, कक्षा में समावेशी की स्थिति कैसी है। देखिए, इसके हमारे 3 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, पहला विकल्प है हमारा, छात्र विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि
लिंगों के बावजूद आपस में खुलकर सीखने के लिए बातचीत करते हैं। दूसरा विकल्प हमारा, कक्षा में विभिन्न कारणों से कुछ भेदभाव की भावना देखी जा सकती है, जिसके कारण सभी बच्चे आपस में सहज रूप से पढ़ाई के लिए बातचीत नहीं करते। तीसरा हमारा विकल्प है, स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है, जैसे लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है। इनमें से हमें कोई सा एक विकल्प चुनना होगा। इससे आगे हमारा प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षक कोई प्रश्न नहीं पूछते, ये हमारा पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प हमारा, शिक्षक केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनमें बच्चों को केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। तीसरा विकल्प है हमारा, शिक्षक बच्चों की रुचि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिनमें बच्चे अपनी राय बनाते हैं, सिखाए गए पाठ से सवाल हल करते हैं, अपने जीवन से संबंध बनाते हैं। इनमें से हमें कौन सा एक विकल्प चुनना होगा। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारा प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभा कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक के या किसी अन्य छात्र के पीछे पीछे दोहराने को प्रतिभाग नहीं माना जाएगा। देखिए कितने परसेंट है यहाँ पर। देखिए पहला प्रतिशत है हमारा 50% से कम छात्र, या दूसरा हमारा 50% से 80% स्टूडेंट्स, या फिर हमारा तीसरा है 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें तीन में से एक विकल्प चुनना होगा। देखिए इससे आगे हमारा है, कक्षा में छात्र किस स्तर की गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पहला हमारा है, अधिकांश छात्र खाली बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और शिक्षक के निर्देशों का इंतजार करते रहते हैं। दूसरा हमारा विकल्प है, अधिकांश छात्र शांति से बोर्ड पर लिखे चीज़ों को अपनी कॉपी में उतारते हैं और केवल पूछे जाने पर ही उत्तर देते हैं। तीसरा विकल्प हमारा, अधिकांश छात्र शिक्षक एवं आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। अब इससे आगे हमारा देखिए प्रश्न है, क्या शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं। देखिए इस पर भी हमारे तीन विकल्प हैं। इसमें कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं। देखिए पहला विकल्प है हमारा, शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं दे रहे हैं। दूसरा विकल्प हमारा, शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को सीमित अतिरिक्त समय दे रहे हैं। तीसरा हमारा है, शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने वाले छात्रों को समर्पित अतिरिक्त समय भी दे रहे हैं और कक्षा के बाकी समय में भी अनुरूप प्रश्न पूछकर उनकी प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए हमारा दूसरा भाग हमारा है, छात्रों का स्पॉट असेसमेंट। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को चुनकर उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछें। यदि कक्षा में एक से अधिक कक्षा के छात्र हैं तो उनमें से केवल एक कक्षा के ही छात्रों को चुनें। 5 छात्रों को एक एक करके अपने पास बुलाएं एवं सवाल पूछें, न कि समूह में। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न हमें बच्चों से करने हैं वो एक एक करके करने हैं, वो समूह में हमें नहीं करने हैं। देखिए जैसा कौन सा प्रश्न है, आपने जिस कक्षा में छात्रों को चुना है वह विकल्प चुने। देखिए कौन सी कक्षा का छात्र आपने चुना है। देखिए कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो यहाँ पर हम उसे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इससे नीचे हम चलते हैं, कौन सा प्रश्न है। इससे हमारा गणित में कौन सा प्रश्न करते हैं। कक्षा 1 में कौन से प्रश्न करेंगे हम। 1 से 99 तक किन्हीं 10 अंकों को एक पृष्ठ पर लिख लें और बच्चों से बारी बारी से उन्हें पहचानने को कहें। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है, 5 में से कितने छात्र 5 या अधिक संख्याओं को सही पहचान कर सकते हैं। या फिर 5 में से कितने छात्र 5 से कम संख्याओं को सही पहचान कर सकते हैं। या फिर 5 में से कितने छात्र एक भी संख्या को सही पहचान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें उनकी संख्या दर्ज करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर इससे आगे हमारा प्रश्न है, इससे आगे हमारे कक्षा 2 के लिए हम क्या करेंगे, छात्रों से एक अंक से लंबवत रूप में जोड़ने घटाने के बिना हासिल के प्रश्न पूछे। देखिए कैसे पूछेंगे, इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। 0 से 5 तक इसमें हमारे हैं, तो वो 0 से 5 तक हमारे जो होंगे उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हमारा कक्षा 3 के लिए है, छात्रों में से 2 से 3 अंकों की संख्या को लंबवत रूप में जोड़ने घटाने के हासिल के रूप में प्रश्न पूछें। इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। यहाँ पर भी हम 0 से 5 तक जो भी हमारी संख्या होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी तरह कक्षा 4 से है, छात्रों में से 2 से 3 अंकों की संख्याओं के गुणा करने के प्रश्न पूछे। इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं।
अब देखिए हमारा कक्षा 5 का छात्र है, तो छात्रों से विभिन्न भिन्न अंकों की संख्याओं को भाग करने के प्रश्न पूछे, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर यही है कि इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। 0 से 5 तक जो भी संख्या होगी वहाँ पर हम दर्ज करते हैं। अब देखिए हिंदी में कौन कौन से प्रश्न करने में, कक्षा 1 के स्तर से 2-3 अक्षरों वाले किन्हीं 10 शब्दों को एक पृष्ठ पर लिखें एवं छात्रों से एक एक करके पढ़ने को कहें। देखिए यहाँ पर हम बच्चों के सामने 10 शब्दों को रखेंगे और 10 शब्द जो है बच्चे उनमें से कितने शब्द पढ़ते हैं वो यहाँ पर हम नोट करेंगे। देखिए कितने छात्र 5 या 5 से अधिक शब्दों को सही सही पहचान कर सकते हैं, उनकी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होगी। कितने छात्र 5 से कम शब्दों को पहचान कर लेते हैं, इसकी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होगी। कितने छात्र एक भी शब्द सही से नहीं पहचान सकते हैं, उनकी संख्या हमें यहाँ पर नोट करनी होगी। अब देखिए कक्षा 2 के लिए हमने क्या लिखा है कि छात्रों से कक्षा 2 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कहें। अनुच्छेद करीब 40 शब्दों का हो, पाठ्य पुस्तक से चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 40 शब्दों का एक अनुच्छेद देना होगा जिसमें बच्चों से हमें पढ़वाना है। देखिए सबसे पहले हमें है कि कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं, 20 या 20 से अधिक शब्द प्रति मिनट। कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं पर धारा प्रवाह नहीं, 20 शब्द प्रति मिनट से कम। कितने छात्र बिल्कुल भी अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते, उसकी संख्या भी हमें यहाँ पर नोट करनी पड़ती है। देखिए जो भी संख्या जिसके सामने जैसी संख्या होगी वो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए इससे आगे हम चलते हैं। देखिए हमारा अगला कक्षा 3 है, तो कक्षा 3 के लिए देखिए किस तरह के प्रश्न होंगे। छात्रों से कक्षा 3 के उत्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें। अनुच्छेद करीब 50 शब्दों का होगा और पाठ्य पुस्तक से भी हम चुन सकते हैं। कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं, 30 या 30 से अधिक शब्द प्रति मिनट। 1 मिनट में अगर 30 या 30 से अधिक पढ़ रहे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखते हैं। कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं पर धारा प्रवाह नहीं, 30 शब्द प्रति मिनट से कम। 30 शब्द प्रति मिनट से अगर कम पढ़ रहे हैं तो उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। कितने छात्र बिल्कुल भी अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते हैं, जो छात्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। उससे आगे देखिए कक्षा 4 के लिए चलते हैं। छात्रों से कक्षा 4 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने से को कहें और उसके पश्चात उसी पर आधारित 4 प्रश्न पूछे। देखिए यहाँ पर भी हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसकी हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रश्न करेंगे वो छोटा अनुच्छेद को पढ़कर वहाँ से हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 या 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते हैं। 4 हमने पूछे हैं, अगर 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर वो सही दे देते हैं तो वो माना जाएगा कि वो उनका जो संख्या होगी उसके सामने दर्ज कर दी जाएगी। कितने छात्र अनुच्छेद या आधारित 3 से कम प्रश्नों को हल कर सकते हैं वो उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। और कितने छात्र एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे। कितने छात्र अनुच्छेद को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते उनकी संख्या हम यहाँ पर नोट करते हैं। अब देखिए इसी तरह से जो है कक्षा 5 है। कक्षा 5 में क्या है कि छात्रों से कक्षा 5 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें और उसके पश्चात उसी पर आधारित प्रश्न पूछें। यहाँ पर भी 4 प्रश्न हमें पूछने हैं। देखिए जो प्रश्न हमें पूछने होंगे तो उसके बच्चे कैसे कैसे आंसर देंगे। देखो वहाँ पर हमें संख्या नोट करनी होगी। जैसे कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित अथवा 3 से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही दे सकते हैं। जो 3 से अधिक देंगे उनकी संख्या यहाँ पर नोट करते हैं। कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 से कम प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। कितने छात्र एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते हैं उनकी संख्या 0 से 5 तक हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी संख्या होगी। और कितने छात्र अनुच्छेद को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, जो अनुच्छेद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते उनकी संख्या हम यहाँ पर नोट करते हैं। इसी तरह से देखिए हमारा भाग 3 है शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुपालन। देखिए शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुपालन में क्या है, देखिए यहाँ पर विद्यालय के सभी शिक्षकों से बात करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए सबसे पहले हमारा क्या सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत हैं। हाँ सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत हैं तो नंबर 1 लिखेंगे, और नहीं सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत नहीं है तो नंबर 2 लिखेंगे। अब इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, क्या सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत हैं। यदि हाँ है तो लिखेंगे हाँ सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत हैं, और अगर नहीं है तो लिखेंगे नहीं सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत नहीं है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, क्या सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है एवं प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जाती है। देखिए यहाँ पर अगर ये बात सही है तो हम लिखेंगे हाँ सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है, वह प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जाती है। नहीं सभी कक्षाओं के लिए प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की गई है या प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से नहीं भरी जाती है। यदि एक भी कक्षा में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की जाती है या नियमित रूप से नहीं भरी जाती है तो यह विकल्प चुने।
देखिए अगर नहीं भरी जा रही है तो ये वाला विकल्प चुनते हैं। और तीसरा विकल्प है हमारा प्रेरणा तालिका विद्यालय में अभी तक नहीं पहुंची है। अगर हमारी प्रेरणा तालिका विद्यालय में नहीं पहुंची है तो हमें तीसरा विकल्प देखिए चुनना होता है। अब देखिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा इससे अगले अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची में सभी कक्षाओं में चस्पा की गई है? अगर सभी कक्षाओं में की गई है तो ये देखिए यहाँ पर तीन विकल्प हैं। पहला है हमारा हाँ, सभी कक्षाओं में प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची चस्पा कर दी गई है। अब दूसरा है हमारा नहीं, सभी कक्षाओं में प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची चस्पा नहीं की गई है। यदि एक भी कक्षा में प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची चस्पा नहीं की गई है तो यह विकल्प चुने। देखिए अगर एक भी कक्षा हमारी छूट जाती है तो हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। और देखिए तीसरा विकल्प है हमारा प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची विद्यालय में अभी तक नहीं पहुंची है। तो यहाँ पर अगर नहीं पहुंची है तो हम तीसरा विकल्प चुनते हैं। देखिए इससे आगे आप प्रश्न करते हैं, क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत है, उनकी नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापकों से प्रश्न कीजिए कि उन्होंने दीक्षा ऐप पर क्या सामग्री देखी है। क्या वे यह दिखा सकते हैं कि वे किस कोर्स को दीक्षा ऐप पर कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो हाँ दर्ज करें। देखिए यहाँ पर नंबर 1 के लिए हाँ है, हाँ सभी अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं एवं नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत नहीं है, नियमित रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि एक भी अध्यापक दीक्षा ऐप का उपयोग नहीं कर रहा है तो यह विकल्प चुने। देखिए अगर मान लीजिए पूरा स्टाफ आपका कर रहा है कि केवल एक व्यक्ति भी नहीं कर रहा है तो भी हम इस नहीं वाले विकल्प को चुनेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक भी अध्यापक दीक्षा पर पंजीकृत नहीं हुआ है या नियमित रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो हम इस वाले विकल्प को चुनते हैं। देखिए इससे आगे प्रश्न करते हैं, क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में क्या सीखा है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। शिक्षण संग्रह विद्यालय में अभी नहीं पहुंचा है। देखिए इनमें से हमें तीनों में से कोई सा एक विकल्प चुनना होता है। देखिए इससे आगे हम प्रश्न करते हैं, क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक के प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, सभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, अभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। देखिए इन तीनों में से हमें एक विकल्प चुनना होता है। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने आधारशिला मॉड्यूल से किन शिक्षण तकनीकों को बनाया है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, सभी अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। आधारशिला मॉड्यूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। अब देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है, क्या शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है? हाँ, सभी शिक्षकों द्वारा शैक्षिक कैलेंडर का अनुसरण किया जा रहा है। नहीं, सभी शिक्षकों द्वारा शैक्षिक कैलेंडर का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है, क्या पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो हमारे विकल्प हैं यस और नो है, या फिर तीसरा हमारा विकल्प है विद्यालय में कोई पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर नहीं है। देखिए क्या विद्यालय में विभाग द्वारा साझा की गई समय सारणी का पालन किया जा रहा है? इसमें भी हमें यस और नो सेलेक्ट करना होता है। इससे आगे हमारा है, देखिए क्या अध्यापक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रचारित सूचनाओं एवं शैक्षिक सामग्री के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित ग्रहण कर रहे हैं? तो इसमें भी हमें यस और नो करना होता है। देखिए इससे आगे हम चलते हैं, विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या यहाँ पर दी गई है, महिला पुरुष की यहाँ पर लिखनी है और फिर हमें यहाँ पर योग लिखना होता है। भ्रमण के दौरान शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति विभागीय कार्य हेतु आकस्मिक, देखिए यहाँ पर जो है हमारा महिला पुरुष और टोटल लिखते हैं और इसके नीचे हमारा प्रश्न है, यदि अध्यापक अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थित होने का कारण क्या है? देखिए इसमें से कारण जो दिए हुए हैं 8 कारणों में से कोई सा एक कारण होगा। विभागीय कार्य हेतु, आकस्मिक अवकाश हेतु, उपार्जित अवकाश हेतु, या मातृत्व अवकाश हेतु, या चिकित्सा अवकाश हेतु, या चाइल्ड केयर लीव, अन्य अवकाश, कोई सूचना नहीं। यहाँ पर हम जो भी विकल्प होगा उसे चुनते हैं। उसके नीचे चलते हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं? बालक बालिका योग यहाँ पर लिखते हैं। और विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? बालक बालिका योग यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हमारा है, जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनके अनुपस्थित होने के प्रमुख कारण क्या है? देखिए जो भी हमारे कारण होंगे वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। घरेलू कार्यों में मदद करना, घर में भाई बहन की देखभाल, घरेलू व्यवसाय में मदद करना, मजदूरी
या फिर स्वास्थ्य संबंधी, या फिर घर से स्कूल की दूरी, स्कूल जाने की पाबंदी, स्थानीय उत्सव, अस्थायी प्रवासन, या फिर फसलों की कटाई बुआई, माता पिता या घर के सदस्य की बीमारी, रिश्तेदारी में विजिट, समारोह, या कोई अन्य कारण हो सकता है। यदि उपस्थिति 50% या उससे कम है तो सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं। यहाँ पर हमें यस और नो करना है। क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और कक्षा के विभाजन, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है? यस और नो में यहाँ पर हमें करना है। क्या विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नियमित किया जा रहा है? यदि आप विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद पहुंचे हैं तब इस संबंध में कुछ छात्रों से प्रश्न कर आकलन करें। देखिए यहाँ पर इससे आगे हमारा है अभिभावक बैठक रजिस्टर में दर्ज बैठक मिनट्स का अवलोकन करें। यहाँ पर यस और नो हमें करना है। अब देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है बालिकाएं नियमित विद्यालय आए उनके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमें जो भी होगा उसमें हम टाइप करके लिखते हैं। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले CWSN वाले जो हमारे बच्चे हैं वो विद्यालय छात्र अध्ययनरत हैं? अगर है तो यस, और नहीं है तो यहाँ पर हम नो लिखते हैं। यदि हाँ तो क्या समर्थ व्यवस्था के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया गया है? और क्या विद्यालय द्वारा इस संबंध में उपलब्ध पाठ्यचर्या का पालन किया जा रहा है? यहाँ पर भी यस और नो करते हैं। क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है एवं नियमित उपयोग की जा रही है? यहाँ पर हम हाँ नहीं या फिर लिखेंगे विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। अब देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है कि क्या छात्रों की अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन प्रतिदिन दिया जा रहा है? 4 से 5 छात्रों से प्रश्न कीजिए कि क्या वे मध्याह्न भोजन पसंद करते हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन इंचार्ज एवं प्रधानाध्यापक से प्रश्न कीजिए कि क्या बच्चों से भोजन दिए जाने हेतु पूर्व भोजन को चखते हैं। इसका देखिए जो हमारे विकल्प है यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। हाँ सभी बच्चे भोजन पसंद करते हैं, नहीं कुछ बच्चों को भोजन पसंद नहीं है, बच्चों को भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर जो भी होगा हम उसमें से एक विकल्प को सेलेक्ट करते हैं। इसके नीचे है देखिए हमारा भ्रमण के दौरान मध्याह्न भोजन MDM ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या बालक बालिका, और यहाँ पर हम कुल कितने संख्या है वो यहाँ पर नोट करते हैं। भ्रमण के दौरान पिछले 3 दिवसों में मध्याह्न भोजन MDM ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या हम यहाँ पर नोट करते हैं। प्रथम में कितनी है, द्वितीय में कितनी है और तृतीय में कितनी, यहाँ पर हम नोट करते हैं। क्या अध्यापकों को ब्लॉक कार्यालय में समुचित शैक्षणिक सहयोग मिलता है? यस और नो यहाँ पर हमें लिखना होता है। क्या सभी अध्यापकों के लिए अवकाश संतुष्टि प्रक्रिया ऑनलाइन है? यस और नो यहाँ पर हमें लिखना होता है। और प्रधानाध्यापक की लीडरशिप का आकलन क्या है? यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो थोड़ा हम इसमें टाइप करके लिखते हैं। क्या विद्यालय की अवस्थापना सुविधाएं संतोषजनक हैं? क्या यहाँ जो भी हमारी सुविधाएं हैं वो हमारी संतोषजनक है या नहीं है? यस और नो में यहाँ पर हमें लिखना होता है। कितने प्रतिशत छात्रों को व्हाट्सएप DD रेडियो से शैक्षिक सामग्री प्राप्त हो रही है? यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 80% से ज़्यादा है या 50% से 80% के बीच में है या फिर 50% से कम है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए इससे आगे हमारा प्रश्न है क्या 1 महीने से अधिक समय से कोई शिक्षक निलंबित है? यहाँ पर यस और नो हम यहाँ पर लिखते हैं। प्रधानाध्यापक के अनुसार उनके विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनने में कितने महीने लगेंगे? वो यहाँ पर हमें चुनना है कि 6 महीने लगेंगे या फिर 12 महीने लगेंगे या फिर 18 महीने लगेंगे या फिर 24 महीने लगेंगे। यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर हम लिखते हैं। अगर कोई और टिप्पणी है तो यहाँ पर हम टाइप करके लिखते हैं। अब देखिए इससे अगला हमारा भाग है अभिभावकों की प्रतिक्रिया। कम से कम 7 अभिभावकों से बातचीत करें जिनमें से 2 SMC सदस्य हैं। क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल आता है? तो यहाँ पर यस और नो का आंसर देना है। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यहाँ पर यस और नो का आंसर हमें देना है। इसी तरह से यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं? यस और नो यहाँ पर हमें चुनना होगा। क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाता है? यस और नो यहाँ पर चुनना होगा। क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद में जाते हैं? यहाँ पर यस और नो हमें करना होता है। अब देखिए इससे नीचे लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से प्रयास करने पर भी अभिभावक उपलब्ध नहीं है, ये भी हम यहाँ पर चुन सकते हैं। अब देखिए इससे आगे हम चलते हैं। जो हमारा अगला पार्ट है वो है हमारा जूनियर के विद्यालयों के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए चेकलिस्ट। तो हम यहाँ पर इसकी दूसरी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।